हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग यूपी पीसीएस मेंस का पेपर 5 पहली यूनिट से आंसर कैसे लिखा जाए, डायग्राम के माध्यम से, मैप के माध्यम से, कैसे कहां पर डायग्राम का इस्तेमाल करना है, कैसे मैप का इस्तेमाल करना है और आंसर को किस आधार पे पॉइंट वाइज लिखना है, आज इसको मैं बताऊंगा। और उस आंसर के बाद मॉडल आंसर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आंसर कैसे लिखा जाता है। जो मैंने आपको पहले बताया है कि उसका मॉडल आंसर दिखाऊंगा। और इसके बाद आपको जो मैं क्वेश्चन दूंगा तो आप लिख करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा, ग्रुप पे भेज दीजिएगा। हम आपको चेक कर देंगे कि आपका जो है क्या क्या गलती है और आपने कैसे लिखा है। तो आप लोग डरिएगा मत। कोई बच्चा जब आंसर लिखना शुरू करता है तो एक दो आंसर लिखता है और जैसे ही उसकी गलती बताई जाती है तो अपनी गलती छुपाने के लिए वो आंसर लिखना बंद कर देता है। ये मत करिएगा, आंसर लिखिएगा। गलतियों से ही आदमी सीखता है। जब आप एक बार गलती करेंगे, दो बार गलती करेंगे, तीन बार गलती करेंगे तो चौथी बार आपकी गलती नहीं होगी। और जब तक प्री पास कर लेने से सिलेक्शन नहीं होता है, जब तक आप मेंस नहीं पास करोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मेंस के नंबर ही जुड़ता है, पीटी का नंबर नहीं जुड़ता है फाइनल ईयर में। जब फाइनल आपका रिजल्ट बनेगा तो केवल मेंस का, क्योंकि प्री तो क्वालिफाई होता है, मेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, जाके आप मेंस लिखते हैं। लेकिन जब तक लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी और 3 घंटा में आपको 24 क्वेश्चन लिखना है तो 1 मिनट क्या 1 सेकंड अगर आप आंसर नहीं लिखते हैं तो लगता है कि क्वेश्चन छूट जाएगा। अगर एक क्वेश्चन भी छूट गया तो 12 नंबर या 15 नंबर का अगर क्वेश्चन छूटा है तो आप अन्य बच्चों से 15 नंबर पीछे हैं। इसलिए सारे अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और उसी टाइम में अटेम्प्ट करना होता है। जो टाइम आपको मिला वो टाइम हमको मिला, वो टाइम सबको मिला होता है। तो आंसर लिखने के लिए हमें यह जरूरी है कि आंसर की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और आंसर लिखने का कला। जैसे मान लीजिए कि हम एक एक यूनिट के एक एक क्वेश्चन को बताएंगे, कुछ क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है। पहले मैं लिखना बताऊंगा और फिर उसका मॉडर्न आंसर भी दिखाऊंगा। अब पहले क्वेश्चन की ओर चाहते हैं। तो पेपर 5 के यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 1 कहता है कि उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश की संस्कृति, कल्चर, कला और उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर, प्राचीन नगर कौन थे। ये पहली यूनिट है। तो पहले हम वहीं से शुरू करेंगे, उत्तर प्रदेश के इतिहास से क्वेश्चन शुरू करेंगे। और उत्तर प्रदेश के इतिहास का ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये उत्तर प्रदेश के इतिहास की यूनिट का पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के की पाषाण कालीन संस्कृति का संक्षेप में वर्णन करें। ये या तो 15 नंबर में या 12 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, या तो 200 वर्ड में या तो 150 वर्ड में लिखने को आएगा। या अथवा क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि प्राचीन उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख स्थलों का विवरण दीजिए। तो चाहे पाषाण काल कहो और चाहे प्रागैतिहासिक काल कहो, बात एक ही है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही पाषाण काल आता है। तो पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल तक अगर क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो हमें पहले दिमाग में यह बैठाना होता है कि इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे करूं। और जब तक दिमाग में क्वेश्चन की फ्रेमिंग नहीं रहेगी आप आंसर कम समय में नहीं लिख सकते। 3 घंटे में 24 क्वेश्चन नहीं लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब है कि पहले से हमें प्री प्लान रहना है, प्रैक्टिस करके रखना है कि जैसे क्वेश्चन आए तो मुश्किल से 3 मिनट, 4 मिनट या बहुत ज्यादा 4.5 मिनट में हमारा आंसर, डायग्राम, पॉइंट और मैप तीनों के आधार पर कंप्लीट हो जाए, जिससे हमारे क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना होने पाए। ये बात याद रखिएगा। और आप लोगों को एक जानकारी दे देता हूं कि यूपीपीसीएस का मैंने बैच शुरू किया है, समर्पण बैच। और समर्पण बैच की फीस मात्र 1499 है। प्री और मेंस दोनों है, दोनों का आपको वीडियो, दोनों का पीडीएफ, सारे नोट्स आपको इसी पैसे मिल जाएंगे। और प्री और मेंस के हर चीज आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। उसके लिए आपको एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वो हमारे इस वीडियो के मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे दिया है। आप जाकर के एग्जाम वेब डाउनलोड कर लीजिएगा और दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। अगर कोई समस्या आती है तो मैं आपको एक एक प्रोसेस बता दूंगा। तो फीस बहुत कम है, आप जो है क्लास कर सकते हैं। प्री क्लास चल रही है और मेंस की क्लास भी मैंने शुरू कर दिया है। तो प्री एग्जाम से पहले मेरा उद्देश्य है कि 5 और 6 नंबर का पेपर पहले आपको लिखना बता दिया जाए, प्रैक्टिस करा दिया जाए, जिससे मेंस के प्री के बाद जब हम मेंस की तैयारी करें तो 5वां पेपर और 6ठा पेपर हमारा तैयार रहना चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखेंगे
कि क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश के, अब पाषाण काल जो है अगर देखा जाए या फिर प्रागैतिहासिक काल देखा जाए तो पूरे भारत में था, उत्तर भारत में था, दक्षिण भारत में था, लेकिन यहाँ यूपी स्पेशल जब पढ़ रहे हैं तो हम केवल सीमित रहेंगे कहां तक, उत्तर प्रदेश स्पेशल तक सीमित रहेंगे कि यूपी स्पेशल के अंतर्गत पाषाण काल का क्षेत्र कहां था और आंसर का प्रारूप क्या होगा और आंसर लिखना कैसा होगा, मैं एक करके बताऊंगा। कहीं कोई डाउट होगा तो आप उसको पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के पाषाणकालीन संस्कृति की संक्षेप में वर्णन करें या प्रमुख स्थलों का वर्णन करना है प्रागैतिहासिक काल के। तो पहले हमें क्वेश्चन को तोड़ना सीखना होगा कि क्वेश्चन कैसे तोड़ा जाए। तो हम एक एक चीज आपको बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन कैसे तोड़ा जाए उसको ध्यान से देखिएगा और कहीं कोई डाउट होगा तो आप उसको पूछिएगा। और जब तक हम क्वेश्चन लिखने के प्रारूप को नहीं समझते हैं तो हमारे लिए वो चीजें क्या हो जाती है, कठिन हो जाती है। उस चीज को हमें ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन लिखने का हम लोग आपको तरीका बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आप एक क्वेश्चन समझ गए होंगे कि पाषाण काल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया है और उत्तर प्रदेश का संदर्भ पूछा गया है। तो पहले हम उत्तर का प्रारूप बनाएंगे कि उत्तर हमें लिखना कैसे है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में अर्थात यूपी में बात करेंगे हम पाषाण काल की, ठीक है। पाषाण काल की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में। अब इस आंसर को कैसे लिखना है तो पहले क्या करेंगे, हम पहले भूमिका बताएंगे। क्या बताएंगे, पहले हम भूमिका बताएंगे कि आंसर की भूमिका में हमें यहाँ पर 2 लाइन या 3 लाइन अर्थात टोटल 20 शब्दों में हम भूमिका में बताएंगे, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है लिखने का ज्यादा। हमें 150 वर्ड में पूरी बात कहनी है अपनी और मैप डायग्राम के आधार पर कहनी है। तो 20 वर्ड में हम भूमिका में क्या लिखेंगे, तो भूमिका में लिखेंगे कि उत्तर पाषाण काल 3 भागों में बटा हुआ है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अभी प्रारूप आंसर भी आपको दिखाऊंगा। और यहां लिखना बटा हुआ है उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में मिर्जापुर, चंदौली, प्रयागराज जैसे क्षेत्रों में बेलन नदी घाटी के क्षेत्र में जो है पाषाण कालीन सभ्यता की जानकारी मिलती है, ये बताना है। और इसके बाद फिर हम बताएंगे एक यहाँ पर उत्तर यूपी का क्या बना देंगे, यूपी का मानचित्र बनाएंगे और मानचित्र बना करके हम पहले उत्तर प्रदेश के उन पाषाण कालीन स्तंभों को दिखाएंगे। जैसे आप मैप बनाएंगे एग्जामिनर देख के खुश हो जाएगा कि इसको ज्योग्राफी भी आती है, इसको हिस्ट्री भी आती है। फिर तीसरा, आगे आंसर का तीसरा कॉलम क्या होगा, जो है हम बताएंगे कि प्रमुख जो पाषाण काल है, तो पाषाण काल में अगर देखा जाए तो 3 भागों में बांटा जाएगा पाषाण काल को। एक आपका है पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल के कौन कौन से क्षेत्र यूपी के किस जिले में है, पहले यह बताना होगा हमें, उनके बारे में हम लिखेंगे। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल के यूपी में कौन कौन से क्षेत्र हैं, उनकी क्या विशेषता, ये बताएंगे कि मध्य पाषाण काल में प्रतापगढ़ में दमदमा है, तो दमदमा में जो 2700 पाए गए हैं समाधान, जो वहां पे जो है दफनाए हुए, या जो है चकिया में चूल्हा पाया गया है, इसका मतलब वहां कोई बस्ती रही होगी। यहाँ लोग अपनी बॉडी को मरने के बाद दफनाते थे, ये बताएंगे हम। तो याद रखिएगा ये हमें यहाँ पर बताना होगा। इसके बाद फिर आएंगे नव पाषाण काल, और नव पाषाण काल उत्तर प्रदेश में कहा जाए तो एक आपका संत कबीर नगर में लहुरा देव है, जहां पर 9000 ईसा पूर्व में चावल की खेती होने का साक्ष्य मिला है, जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन कृषि का साक्ष्य है, हम उसका उल्लेख करेंगे। फिर बताएंगे इसी में जो है कि प्रयागराज, और प्रयागराज में कोल्डियावा है जहां पे 6000 ईसा पूर्व में चावल की खेती हो रही थी, वो बताएंगे। चंदौली में चकिया है, वहां पर कई मानव बस्तियों के अवशेष पाए गए, वो बताएंगे, उन क्षेत्रों को बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल के अलग अलग क्षेत्रों को मैप के आधार पर, डायग्राम के आधार पर बताएंगे हम। इसके बाद सबसे लास्ट में जब जाएंगे तो हम लिखेंगे निष्कर्ष लिखेंगे, और निष्कर्ष में हम केवल निष्कर्ष 20 शब्द या 15 शब्द में हम उसको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में पाषाण काल सभ्यता थी,
और पाषाण कालीन सभ्यता ने बेलन नदी घाटी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के इतिहास के गौरव को जो है इंगित करते हैं। इस आधार पे हम जो है निष्कर्ष को बता देंगे। तो हम पहले शुरू करेंगे भूमिका से। अब जब तक इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग नहीं कर लेंगे दिमाग में, और जब आंसर लिखेंगे तो कुछ चीजें हम ऊपर लिख देंगे, कुछ चीजें नीचे लिख देंगे, तो एग्जामिनर जब पढ़ेगा तो आंसर काट देगा। कभी कभी बच्चे गलती क्या करते हैं कि पाषाण काल में क्या करेंगे, नव पाषाण काल पहले लिख देंगे, मध्य पाषाण काल उसके बाद, और फिर पूरा पाषाण काल लिख देंगे। तो सीक्वेंस में आपने नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया, और सीक्वेंस में लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए पहले हमें एक ऐसी तरह से प्रारूप बना लेना है, ये आपके प्रैक्टिस का भाग है। जब आप प्रैक्टिस खूब कर लेंगे और जब आंसर लिखने के लिए मेंस में बैठेंगे तब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दिमाग में आपके छप चुका है। तो मैं जितना भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा सबकी मैं ऐसी फ्रेमिंग कराऊंगा। जब तक फ्रेमिंग नहीं करेंगे आप तब तक आंसर नहीं लिखिएगा, याद रखिएगा। अब भूमिका तो मैंने आपको बता दिया। अब उत्तर प्रदेश का मैप बनाएंगे, और जब तक उत्तर प्रदेश का मैप नहीं बनाएंगे तब तक आंसर क्या हो जाएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा। तो पहले उत्तर प्रदेश का मैप बना करके पहले एक चित्र को हम दिखाएंगे। अब देखना ध्यान से, ये तो आंसर में मैंने बता दिया, प्रारूप हो गया। अब उत्तर प्रदेश का मैप बनाना सीखना पड़ेगा आपको, तो 2 दिन के अंदर आप सीख जाएंगे। बस आप उत्तर प्रदेश का मैप रखिएगा और 4-5 बार बनाइएगा, सुबह उठ करके, शाम को उठ करके, जब भी आप बैठिए उत्तर प्रदेश का पहले मैप बनाइए। 2-3 मैप, 3-4 बार मैप बनाएंगे, उत्तर प्रदेश का मैप आसानी से बन जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। और उत्तर प्रदेश का मैप मैं पहले बना के और तब समझाऊंगा कि पहले मैप बना करके आपको दिखाना होगा कि कौन सा क्षेत्र कहां पर है। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश का मैप है। आप उत्तर प्रदेश का मैप आसानी से बना सकते हैं। नो, इसमें कोई जो है बहुत पढ़ना लिखना नहीं है, बस प्रैक्टिस का वो है। आप प्रैक्टिस से बिना पेन उठाए आप जो है उत्तर प्रदेश का मैप को बना सकते हैं। बन गया मैप। ये ऐसा नहीं कि हम सीख के आए हैं कहीं से, हम भी प्रैक्टिस किए हैं और तब जो है मैंने इसको मैप बना दिया है। अब मैंने मैप पे आप इस तरह के मैप बनाइए। अब मैप पे जब आप उत्तर प्रदेश में पाषाण काल को दिखाएंगे, हड़प्पा सभ्यता को दिखाएंगे, मौर्य काल की चीजों को दिखाएंगे, तब नंबर एग्जाम में ज्यादा देता है। तो हर चीज को हमें यूपी के मैप से जोड़ देना है, ध्यान देना। अब उत्तर प्रदेश में पाषाण काल की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में यूपी में पाषाण काल और पाषाण काल के क्षेत्र ऐसे लिखेंगे, क्षेत्र को प्रदर्शित करता मानचित्र। ये बात आपको वहां पर लिखनी पड़ेगी पहले। बात समझ आया? नीचे या ऊपर लिखना पड़ेगा। अब उत्तर प्रदेश में पाषाण काल के क्षेत्र कौन कौन से हैं आसानी से आप बता सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़, आप बताएंगे प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का, जहां पर पाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं। अब याद रखना वो क्षेत्र कौन है, तो बता सकते हैं इसी में दमदमा। ठीक है, इस सब 1-2 क्षेत्रों का आप उल्लेख कर देंगे। दूसरा बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में यहां पर प्रयागराज है तो बताएंगे प्रयागराज। और प्रयागराज में कोल्डिहवा है, चौपानी मांडो है, वो है। और यही बताएंगे बेलन नदी घाटी का क्षेत्र, यहां बताएंगे बेलन नदी घाटी। इसके बाद चंदौली है, और चंदौली में भी कई क्षेत्र हैं, वो बताएंगे, जैसे आपका चकिया हो गया। इसके बाद संत कबीर नगर में आप बताएंगे लहुरा देव, यह बता दिया आपने। अब मुझे बताओ कि एक बच्चा आंसर लिखा हो और आंसर में मैप ना बनाया हो, और एक बच्चा मैप बनाया हो, तो आप नंबर किसको ज्यादा देंगे? अगर आप एग्जामिनर हैं, आप सोचिए, तो आप उसी को नंबर देंगे जो मैप बनाया होगा। और ये तभी एग्जाम में ये बेटा प्रैक्टिस से आएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके क्वेश्चन नहीं सही होंगे, ये बात याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको जानना जरूरी है। अब आपको ये मैप बना देंगे, और मैप बनाने के बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे, और पैराग्राफ चेंज करने के बाद और तब जो है आप वहां पर लिखेंगे पहले पूरा पाषाण काल,
फिर मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल की विशेषताओं को बताएंगे और आंसर बताने के बाद रात में निष्कर्ष लेंगे देंगे तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा। तो पहले प्रारूप दिमाग बैठाना पड़ेगा, प्रारूप की पहले फ्रेमिंग करनी पड़ेगी। जरा आप सोचिए कि जब संविधान सभा ने संविधान बनाने का निर्णय लिया था तो पहले क्या बनाया था, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया था और ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे। उसे संविधान को ड्राफ्ट करना था, प्रारूप बनाना था। तो अध्यक्ष किसको बनाया गया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया गया प्रारूप समिति का। पहले उनका काम क्या था, पहले प्रारूप बनाना। तो जो मैं शुरू में बताया था वो क्या था, प्रारूप बनाना था। पहले आपको आंसर को ड्राफ्ट करना है कि आंसर किस फेज में कैसे लिखना है, और ये दिमाग में तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आप प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। अब ये याद रखिएगा, इस तरह से मैप बनाएंगे और तब इसका आंसर लिखेंगे, तब आपको नंबर ज्यादा मिलेगा। दूसरा, अब इस आंसर का हम प्रारूप आपको दिखाने जा रहे हैं कि आंसर कैसे लिखना है। पूरा प्रारूप है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा और आपको ऐसे ही आंसर लिखना है अपने से, बिना एक बार पहले नोट्स पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद अपने से लिखिएगा। मैप गलत हो जाए डरिएगा मत, ये मत सोचिएगा कि कोई देखे हंसेगा क्या करेगा, हंसने दीजिए। आपको अधिकारी बनना है, अगर हंसने पे चले जाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। गलत मैप बने कोई बात नहीं, उसको सुधार करना है और एक दिन ऐसा होगा कि बिना पेन उठाए ही आपका मैप बन जाएगा। तो प्रारूप क्या है, मैं पहले प्रारूप आपको दिखा देता हूं। माइंड मैप, डायग्राम और मैपिंग के आधार पर सारा आंसर बताऊंगा। अब प्रारूप देखिएगा। उत्तर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की पाषाण कालीन संस्कृति या प्रागैतिहासिक संस्कृति, यही मैंने क्वेश्चन कराया अभी। अब देखो प्रारूप, देखो प्रारूप में मैंने साफ साफ पहले बताया है कि पाषाण कालीन संस्कृति, पहले भूमिका बताएंगे 20 शब्दों में, फिर प्रमुख काल और उनकी विशेषताएं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, फिर निष्कर्ष लिख देंगे और मैप बना देंगे तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा। अब प्रारूप ध्यान से देखिएगा आंसर का प्रारूप कैसा है। यहाँ देखो, पहले मैंने भूमिका बताया है कि पूरा पाषाण काल में मानव नदियों के किनारे गुफा में रहता था और शिकार कर भोजन ग्रहण कर सकता था और इस युग के अनेक स्थल उत्तर प्रदेश प्राप्त हुए हैं जिनमें बेलन नदी घाटी प्रमुख है। इसके उत्खनन का कार्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जो है किसने किया है, तो वो किया है आपका जो है जी आर शर्मा ने किया है। ये मैंने बता दिया भूमिका में। इसके बाद हम सीधा आगे बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश में अगर कहा जाए तो मिर्जापुर, प्रयागराज, चंदौली, प्रतापगढ़ जैसे जिले हैं जहां पर ये पाए गए संत कबीरदास नगर में। अब इनका हम मैप बनाएंगे। अब देखो ये मैप मैंने अपने हाथों से बनाया है, मोबाइल का इस्तेमाल करके चीजों को समझाने के लिए। अब उत्तर प्रदेश का पाषाण काल का मैप बन गया। ये आपको जितने भी नोट्स लोग पढ़ा रहे हैं, किसी के नोट्स में जाकर देख लीजिएगा, इस तरह का नोट्स आपको नहीं मिलेगा कहीं पे। अब देखो यहाँ पर संत कबीर नगर यहाँ है और यहाँ पर लहुरा देव है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया, लहुरा देव लिख देंगे। यहाँ पर आपका जो है चंदौली में चकिया है। आपका मिर्जापुर में लेखनिया दरी है जहां पर 17 मानव कंकाल पाए गए हैं, मिर्जापुर हो गया। बेलन नदी घाटी प्रयागराज का क्षेत्र हो गया। और मध्य पाषाण काल के स्तर कहाँ पाए गए, प्रतापगढ़ में। और प्रतापगढ़ में 3 क्षेत्र हैं, सराय नाहर, दमदमा और मदहा, ये तीनों क्षेत्रों से पाए गए हैं। ये सब गांव हैं, आज भी ये गांव है, उन्हीं गांव के आसपास पाए गए। जब इसको सभ्यता खोजा गया तो उसी गांव के नाम पर रख दिया गया। तो दमदमा आज भी गांव है, सराय नाहर आज भी गांव है, वहां उसी गांव पर सभ्यता का नाम रख दिया गया है, याद रखिएगा। और आपका सोनभद्र में सिंगरौली। अब मुझे बताओ, इस मैप के आधार पर अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो क्या आपका आंसर गलत होगा? नहीं गलत होगा। और आपका जो आंसर होगा, एग्जामिनर देखते ही खुश हो जाएगा कि उसको वो उत्तर प्रदेश का मैप बनाना आता था, अर्थात इसको ज्योग्राफी भी आती है, इसको हिस्ट्री भी आती है, इसको अधिकारी बनाओ, ये बनने लायक है। ठीक है, अब मैप आपने दिखा दिया। भूमिका के बाद आप तुरंत मैप बनाएंगे और लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश में पाषाण काल के प्रमुख स्थल। इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ देखिएगा, अब आ गया पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल बताएंगे कि बेलन नदी, बेलन घाटी, यहाँ पूरा पाषाण काल की 3 अवस्थाओं को देखा जा सकता है। तो बेलन नदी घाटी में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तीनों सभ्यता मिलती है जिनमें निम्न, मध्य और उच्च शामिल है। अभी वही मैंने बताया। यहाँ की खोज प्रोफेसर जी आर शर्मा या इलाहाबाद के प्रोफेसर से इन्होंने किया था और वहां से अस्थि निर्मित माता देवी की मूर्ति और क्वार्टर जाइट औजारों की प्राप्ति हुई है। तो उच्च पुरापाषाण काल में एक माता देवी की मूर्ति पाई गई है। तो अनुमान लगाया गया कि उस काल में भी लोग पूजा करते थे। ये बात है ना, धार्मिक जो है स्रोतों की जानकारी हमें यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो गई, मिलने लगी।
फिर इसके बाद आएंगे, अब यहाँ बताएंगे कि पूरा पाषाण कालीन अवशेष कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के चंदौली के चकिया में है, और सिंगरौली सोनभद्र में प्राप्त हुए हैं। किस काल के? पूरा पाषाण काल के। ठीक है, ये मैंने बता दिया। फिर आगे बढ़ूंगा मैं, फिर आऊंगा मध्य पाषाण काल की ओर, तो बताऊंगा कि इस काल के प्रमुख स्थलों में सराय नाहर राय के लघु पाषाण काल उपकरण, अस्थायी निवास, 15 सवादान, 18 गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं, और ये सब प्रतापगढ़ जिले में प्राप्त हुए हैं। तो सराय नाहर राय हो गया, चाहे आपका दमदमा हो गया, चाहे आपका मगहर हो गया, ये जो है मदहा हो गया, इन सभी क्षेत्रों से प्रतापगढ़ में पाए गए हैं। ये याद रखना, यही सब आपको लिखना होगा। फिर पहुंचेंगे हम, लिखा है कि दमदमा से जो है 41 सवादान, 5 युगल समाधियों की प्राप्त हुई हैं, और लेखनिया से 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए इस काल में, और प्रतापगढ़ के चौपानी मांडो, प्रयागराज के चौपानी मांडो से भी मानव बस्तियों के साक्ष्य पाए गए। ये मैंने बता दिया। फिर आगे बढ़ूंगा आंसर में, और फिर बताऊंगा मैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल बताएंगे कि इस काल में नवपाषाण क्रांति या अन्न उत्पादन क्रांति कहा जाता है, क्योंकि फसलों का उत्पादन इस काल में ज्यादा हुआ। तो इस काल के प्रमुख स्थल कौन है, तो प्रयागराज में बेलन नदी घाटी में आपका कोल्डिहवा जो है, मगरहा, और आपका पंचोत के अतिरिक्त संत कबीर नगर में लहुरा देव है, जहां से सबसे प्राचीन जो है 9000 ईसा पूर्व में खेती के साक्ष्य पाए गए, और पहली बार धान की खेती की शुरुआत भारत में होती है, पूरे एशिया महाद्वीप पे बात करते हैं तब, उप महाद्वीप की बात करते हैं तब। कोल्डियावा से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, जबकि लहुरा देव से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य पाए गए हैं, याद रखना। और लास्ट में हम जब आंसर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर लिखने के बाद, और हम निष्कर्ष में केवल 2-3 लाइन में लिखेंगे। कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में पाषाण काल से संबंधित तीनों अलग अलग अवस्थाओं के अवशेष पाए गए हैं, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व पूरा पाषाण काल से ही है। बस आंसर पूरा हो गया। तो आंसर का प्रारूप कैसे लिखना है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए, और आंसर का प्रारूप क्या है मैंने बता दिया। इसी आधार पर आप आंसर लिखिएगा तो आपके नंबर ज्यादा मिलेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इतिहास का दूसरा क्वेश्चन कौन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश स्पेशल में एक और हिस्ट्री क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। विवेचना करना है, व्याख्या करना है, उल्लेख करना, कुछ भी दे दिया जाए, बात एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब एक सवाल खड़ा होगा कि क्या उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था? बिल्कुल था। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में जो आलमगीरपुर था वो हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी क्षेत्र था, जो उत्तर प्रदेश में मेरठ में हिंद नदी किनारे। लेकिन जब इतिहास और आगे बढ़ता गया तो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर के अलावा जब नई नई खोजें होने लगी धीरे धीरे, तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस सभ्यता का विकास देखा गया, जैसे बागपत जिले में, बुलंदशहर जिले में। इसके बाद अगर बात करते हैं आपका मुजफ्फरपुर में, बात करते हैं मेरठ जिले में, बात करते हैं सहारनपुर में, ऐसे बहुत सारे स्थल पाए गए जो हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हैं। तो क्यों ना उसको भी आंसर में इस तरह से लिखा जाए कि जानवर खुश हो जाए, तो मैप का इस्तेमाल किया जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम उत्तर जो है इस आंसर का पहले हम प्रारूप तैयार करेंगे। तो उत्तर का प्रारूप क्या हो सकता है, तो उत्तर का जो प्रारूप होगा, बहुत ध्यान समझिएगा कि आपको कैसे लिखना है। तो उत्तर का प्रारूप होगा, पहले हम बताएंगे, फ्रेमिंग करेंगे, तो आप पहले आंसर की फ्रेमिंग कर लीजिएगा और तब आंसर लिखिएगा। आप जल्दबाजी मत करिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। पहले लिखेंगे आप उत्तर प्रदेश में अर्थात यूपी में हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, आपने सभ्यता लिख दिया। इसके बाद आप इसको सबसे पहले पहुंचिएगा, लिखिएगा भूमिका। अब भूमिका में हम क्या लिखेंगे, 20 शब्द में लिखेंगे। क्यों? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक था। भारत के 8 राज्यों में और उत्तर प्रदेश में भी हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखा गया। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, वो उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा नवीन खोजों के अनुसार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखा गया है, ये बता देंगे। फिर उसके बाद आंसर में हम बताएंगे यूपी का क्या करेंगे, तो यूपी का हम मानचित्र बनाएंगे।
और यूपी का मानचित्र बना के किस जिले में कौन सा क्षेत्र है पहले वहां हम उसको दिखाएंगे हड़प्पा के। इसके बाद तीसरा स्टेप होगा कि जो प्रमुख स्थल हैं, जितने भी प्रमुख स्थल हैं, उन स्थल की विशेषता क्या है, उन स्थलों की विशेषताओं को हम पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे। जब अभी प्रारूप दिखाएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा कि यहाँ कैसे लिखना है, और फिर लास्ट में हम निष्कर्ष को दे देंगे कि निष्कर्ष कैसे लिखेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने भूमिका बता दिया, अब उत्तर प्रदेश का भूमिका की मैंने बता दिया, तो अब हम बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की जो मैप है, उस मैप के आधार पर हड़प्पा सभ्यता को पहले हम आपको दिखाएंगे कि हड़प्पा सभ्यता उत्तर प्रदेश में कहां कहां पे थी। तो मैप, पहले उत्तर प्रदेश का मैप बनाना सीख लेना है बेटा आप लोगों को। तो पहले उत्तर प्रदेश का हम मैप बना देंगे ऐसे। अब उत्तर प्रदेश का मैप जब बनाएंगे और उस आधार पे हम दिखाएंगे, ठीक है। पेन कहीं उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब 2-4 बार आप ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे। अब उत्तर प्रदेश के में हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से स्थल हैं, अगर हम बात करते हैं तो पहला आपका मेरठ है, और मेरठ में याद रखिएगा, यह हो गया आपका मेरठ, मेरठ हो गया। और मेरठ में याद रखिएगा आपका कौन सा क्षेत्र हो गया, तो आलमगीरपुर, ये पहले आप दिखा देंगे। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के मेरठ में। मांडी नामक क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता का मुजफ्फरपुर में है। अब इतने छोटे छोटे जब क्षेत्रों को दिखाओगे तुम आंसर में, तो एग्जामिनर ना चाहते हुए भी नंबर देगा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में चांदपुर एक क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कौन क्षेत्र है, चांदपुर क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक क्षेत्र है आपका, कौन सा, बड़ा गांव, बड़गांव है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आया भी, आईएएस से पूछा गया है कि बड़गांव कहाँ है, उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता का स्थल है बड़गांव। और हुलास आपका कौन सा है, हुलास का क्षेत्र कहां पर है, आपका जो है सहारनपुर में है। फिर उत्तर प्रदेश के बागपत जिला एक है जो दिल्ली से सटा हुआ है, और बागपत जिले में याद रखना क्षेत्र कौन सा है, सनौली है, आपका सनौली हो गया। ठीक, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक क्षेत्र कौन सा है, तो क्षेत्र का है मानपुरा। अब ये क्षेत्र अगर आप दिखा देंगे, लिख देंगे कि उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख क्षेत्र। अब मुझे बताओ क्या नंबर आपको नहीं मिलेगा? तो जब तक इतनी बारीक चीजों से आप नहीं पढ़ाई करेंगे, नंबर नहीं मिलने वाला है। इसीलिए यूपी के 5वां और 6ठा पेपर में नंबर कम मिलता है। तो इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ऐसे ही आंसर लिखना है। अब आंसर का जब प्रारूप दिखाएंगे आपको, तो लगेगा कि नहीं, हमें आंसर ऐसे ही लिखा जाता है। अब हम प्रारूप की बात करेंगे। अब आप प्रारूप जा देखिएगा, अगर आप प्रारूप देखेंगे तो आपकी चीजें और स्पष्ट होती चली जाएंगी। अब जरा प्रारूप अगर ध्यान से देखा जाए तो लिखा है कि उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है, उल्लेख या विवेचना करना है। तो पहले देखो, मैंने आपको क्या बताया है, प्रारूप बताया है। तो पहले आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो पहले भूमिका बताया मैंने कि हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, जिसका अधिकांश विस्तार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पश्चिमोत्तर भारत में था। परंतु इस सभ्यता के कुछ स्थल उत्तर प्रदेश से भी प्राप्त हुए हैं, और सबसे पूर्वी स्थल उत्तर प्रदेश था। फिर हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विवरण बताएंगे, कौन कौन से शहरों में क्या क्या पाया गया, और निष्कर्ष बताएंगे, और हम मैप बना देंगे। और उस आधार पर जब लिखेंगे तो हमारा जो है नंबर हमको क्या मिलेगा, ज्यादा नंबर मिलेगा। अब जब ध्यान दीजिएगा, अब यह मैप हो गया उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में मैप देखो कि मेरठ में आलमगीरपुर जो आपका हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र, हिंद नदी के किनारे है। मैप पे केवल हम इतना ही दिखाना है। जिला क्षेत्र, मुजफ्फरपुर नगर में मांडी, बिजनौर में चांदपुर, हुलास और बड़गांव सहारनपुर में, बागपत में सनौली, और बुलंदशहर में मानपुरा। आपका पीटी भी तैयार हो गया। अगर पीटी में क्वेश्चन पूछ जाएगा तभी सही हो जाएगा, और मेंस में पूछ जाएगा तभी सही हो जाएगा। ये आपने आंसर लिख दिया।
अब आंसर लिखने के बाद, मैप बनाने के बाद क्या करेंगे, आप पहुंचेंगे पहले हड़प्पा सभ्यता की। अब देखो यहाँ पर विशेषताओं को हम पॉइंट में लिखेंगे, और जब पॉइंट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, या ध्यान से देखिएगा। पहले हम लिखेंगे आलमगीरपुर के बारे में, तो यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, पॉइंट में लिखेंगे। यमुना की सहायक हिंड नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया। यहाँ एक टीले की खुदाई में से सैनो सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ मन के रोटी बेलने की चौकी, कटोरी, अगर मान लो कोई विशेष नाम नहीं याद आ रहा है तो बर्तन हर जगह पाया गया, बर्तन हर जगह पे, अब मिट्टी के बर्तन, हड्डी हर जगह पाई गई, इसमें छेप दीजिएगा टुकड़े। यहाँ मिट्टी के कुछ बर्तनों पर मोर, त्रिभुज, गिलहरी आदि की आकृति। यहाँ से प्राप्त लिपि के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के निवासी लेखन कला से परिचित थे, क्योंकि उस पर बहुत सारे भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है। अब दूसरा है आपका हुलास, तो यहाँ मिट्टी के मन के चूड़िया, खिलौना पाया गया है, और ये लिख के, और यहाँ गारे से बनी हुई ईंट पाई गई है, इसके बारे में बता देना है। फिर बड़गांव सहारनपुर में यहाँ मृदभान, मन के बर्तन हर जगह वही पाया गया, आप वही लिख दीजिएगा। मानपुरा में यहाँ भी मन के चूड़िया, मिट्टी पाए गए। यहाँ भी खेत से जुताई के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ भी मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। यहाँ से भी कब्रगाह पाया गया है, पक्षी और जो है इन सबके दफनाए जाने के अवशेष मिले हैं, और यहाँ भी जो हड़प्पा कालीन ताम बर्तन पाया गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और लास्ट में जो है क्या करेंगे, हम निष्कर्ष लिख देंगे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इस आधार पे लिखना है। तो हमारा उद्देश्य है कि पांचवा छठा पेपर का एक एक पॉइंट पकड़ के उसका क्वेश्चन बना के आपको कराया जाए, जिससे आपके क्वेश्चन सही हो जाए और आपके क्वेश्चन एग्जाम में अगर आए तो गलत ना होने पाए। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया है, अब 2 क्वेश्चन आपको लिखना है। यही दोनों क्वेश्चन लिखेंगे आप, और लिख करके आप हमको भेजेंगे। इसका जो आंसर का प्रारूप है ये आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारे एग्जाम वेब पे मिल जाएगा। लेकिन आप पढ़िएगा, नकल मत करिएगा, और कोशिश करिएगा कि इसको अपने मन से लिखें और लिख करके भेजिए। शब्द कितना होगा, 250 शब्द में आपको लिखना है। अभी आपको बड़े ज्यादा शब्द में लिखना है, अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, तो 250 शब्द में लिखना है। आंसर को मैप, डायग्राम और पॉइंट में ही लिखिएगा, ठीक है। और कहीं कोई डाउट होता तो आप उसको पूछ लीजिएगा। इसी तरह की हम चीजें और आपको लगातार बताते रहेंगे। तो आज यहीं तक करते हैं, मिलते हैं नई क्लास के साथ। ओके, थैंक यू।